कोई वक्फ की लैंड बोल दे तो मुझे तो केवल ये कहना है ये वक्फ बोर्ड है या भू माफियाओं का बोर्ड है। अगर उसमें कोई भूमाफिया घुसा हुआ है तो क्यों नहीं कार्रवाई करते? योगी की हुंकार, संभल पर आर पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एक बड़ी जंग छिड़ी हुई है क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है। मिल्कीपुर की सीट पर भी 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 को काउंटिंग। लेकिन उससे पहले उठाए गए तमाम ऐसे मुद्दे जिस पर आज खुलकर बात की मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने जब वो आज तक की धर्म संसद में आए। उन्होंने वक्फ बोर्ड की जो इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कहा था कि जहां पर कुंभ हो रहा है वो वक्फ की जमीन है, उस पर वो जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि ये वक्फ बोर्ड है या भू माफियाओं का बोर्ड है। हम हर ऐसी जगह पर जहां पर गलत दावा ठोका जा रहा है उसकी जांच करा रहे हैं और जमीन वापस सौंपने का काम किया जाएगा। इसी के साथ संभल के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि संभल हो या बटेंगे तो कटेंगे, ये जनता को, समाज को बांटने वाला नारा नहीं है बल्कि इतिहास से सीखने का नारा है। योगी आदित्यनाथ ने आज हर मुद्दे पर घेरा और खास तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को उन्होंने घेरा, जिसमें उन्होंने ये कहा कि उनको हम यहाँ पर स्वागत करने के लिए तैयार हैं, वो भी यहाँ पर आए। इसी के साथ अयोध्या के मुद्दे पर भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोलते रहे। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वक्फ बोर्ड को भू माफिया बोर्ड वाला जो उन्होंने बात कही है। और इसी के साथ साथ संभल की खुदाई को लेकर उन्होंने साफ साफ कहा है कि इतिहास को अगर दबाया गया है, अगर दंगे हुए हैं तो उसका सच हम जनता के सामने लाएंगे। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट। ये वक्फ बोर्ड है या भू माफियाओं का बोर्ड है? धर्म की धुरी पर घूमना यूपी की सियासत की रवायत बन चुकी है। पहले संभल में मस्जिद पर सर्वे से शुरू हुआ विवाद खुदाई में मिले मंदिर और कूपों तक पहुंचा, जिसके बाद से संभल को हिंदुत्व की नई प्रयोगशाला तक कहा जाने लगा। प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद सीएम योगी संगम तट पर डेरा डाले हैं। आज तक की धर्म संसद में सीएम योगी ने वक्फ बोर्ड को भू माफिया बोर्ड करार दे दिया। योगी बोले कुंभ की भूमि पर कब्जा होने नहीं देंगे। ये वक्फ बोर्ड है या भू माफियाओं का बोर्ड है, और ये दुष्प्रवृत्ति पे रोक लगनी ही चाहिए और उसको हम लोग रोक लगाएंगे भी। हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे अपने संशोधन कुछ तय किए हैं कि कोई भी लैंड जिस पर वक्फ ने अपना कब्जा किया है या वक्फ ने अपना दावा किया है, पूरे प्रदेश भर में हम लोगों ने इस बारे में कहा है कि पहले 1359 फसली की उस पूरे रिकॉर्ड को चेक किया जाए राजस्व रिकॉर्ड में, जिसमें कहीं भी वक्फ दर्ज करने के लिए उन्होंने कहा पहले उसमें देखो कि वास्तव में लैंड किसके नाम पे थे, और फिर उसको हम वापस दिलाने का काम कर रहे हैं। योगी के बयान पर कांग्रेस बोली वक्फ बोर्ड अगर भूमाफिया बोर्ड है तो सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती? तो क्यों नहीं कार्रवाई करते हो? इंडियन वक्फ बोर्ड जो है, अगर उसमें कोई भूमाफिया घुसा हुआ है तो क्यों नहीं कार्रवाई करते? ये तो उनका काम है। और अगर नहीं हुआ 7-8 साल में तो इस सरकार का फेलियर है। 11 साल से बैठी हुई है केंद्र में, अभी तो कुछ नहीं कर पाई। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने दावा किया था कि महाकुंभ स्थल की जमीन वक्फ की जमीन है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के साथ संतों ने भी उनके इस बयान पर जोरदार प्रहार किया। शहाबुद्दीन रिजवी बोले कि ये महाकुंभ का जो मेला है वो वक्फ बोर्ड का जमीन पर लग रहा है। उसको अपना औकात नहीं पता है। जिस समय मोहम्मद साहब पैदा नहीं लिए होंगे उस समय से कुंभ लग रहा है। आज जैसी व्यवस्था योगी जी ने की है, भूतो न भविष्यति, इतनी बढ़िया व्यवस्था है। और कल और आज माननीय योगी जी एक एक कैंप में, अखाड़ों में जाके पूछ रहे हैं कोई परेशानी तो नहीं, कोई कमी तो नहीं रह गई। तुम कितनी बार आए? तुमने तो एक ऐसे आदमी को भेज दिया तो सनातन परंपरा कोई नहीं जानता था। ये कवि सुदुम्न नभग नाभाग अम्बरीश की धरती है। दिलीप, रघु
और राजा राम, भगवान राम और कृष्ण की धरती है। अगर आप इसे खोदने चलेंगे तो यहाँ तो चप्पे चप्पे पे सनातन के अवशेष मिलेंगे, न केवल यहाँ बल्कि पूरी धरती में। वहीं संभल में मस्जिद विवाद को लेकर भी सीएम योगी ने आज तक के मंच पर कहा कि अब तो संभल में खुदाई के दौरान सनातन के सबूत मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आस्तीन के सांपों से हमें बचना ही होगा। भारत को जब भी खतरा हुआ है, विदेशी दुश्मनों से तो हम निपटने की सामर्थ्य रखते थे, लेकिन अंदर छुपे हुए उन आस्तीन के सांपों से हमें बचना पड़ेगा जो भारत को बांटने का काम कर रहे हैं। ये जाति की राजनीति, ये उसी प्रकार के आस्तीन के सांप हैं जो भारत को जातीय वैमनस्यता का जहर घोल करके आपस में ही लड़ा करके उन विदेशी दुश्मनों से खतरनाक खेल खेलने का काम कर रहे हैं जो कभी विदेशी आक्रांता करते थे। तो योगी आदित्यनाथ धर्म संसद में आए थे। महाकुंभ पर जो भव्य और दिव्य तस्वीर 13 तारीख के बाद आप देखेंगे, उसी में कार्यक्रम में वो शामिल हुए और वहीं पर उन्होंने वक्फ बोर्ड को भूमाफिया बोर्ड के बराबर बता दिया। और इसी के साथ साथ संभल के मुद्दे पर भी उन्होंने कहा इतिहास जानने का सबको हक है और जाति के आधार पर विपक्षी पार्टियां समाज को बांट रही हैं। ऐसे में हिंदुत्व को एक साथ रहने या हिंदुओं को एक साथ रहने के लिए कहने में कुछ गलत नहीं है। ये उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर कहा। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं खास मेहमानों से। गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी की, कुछ देर में हमारे साथ शामिल होंगे। राजकुमार भाटी जी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। हरिशंकर जैन जी, जो कि सीनियर लॉयर है सुप्रीम कोर्ट के, ये और इनके बेटे विष्णु जैन लगातार संभल हो, ज्ञानवापी हो, इन केसेस को कोर्ट में लड़ रहे हैं। मौलाना अंसार रजा साहब, जो कि प्रेसिडेंट है गरीब नवाज फाउंडेशन के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। एडवोकेट असद खान फलाही साहब, जो कि लॉयर हैं हाई कोर्ट के, वो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहला आरोप जो आज लगाया उस मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, वो उन्होंने ये कहा, मौलाना अंसार रजा साहब, कि ये वक्फ बोर्ड जो है ये भूमाफिया बोर्ड की तरह काम कर रहा है। वरना आप ही बताइए ना, आप कैसे कह सकते, मतलब जहां कुंभ हो रहा है वहां की जमीन भी अब निकल गई, मतलब ये तो, इस पर आप लोग बोलते नहीं हैं। तब आपको नहीं लगता है कि हिंदू मुस्लिम सौहार्द को कोई नुकसान पहुंचा रहा है क्योंकि हिंदुओं की आस्था की कद्र नहीं है, ये उनका आरोप है। जवाब दीजिए, आपसे मैं शुरू कर रही हूं। माइक उठाइए प्रभु। देखिए, जहां तक योगी जी के बयान का ताल्लुक है, या जिसने भी कुंभ के मेले में वक्फ बोर्ड की ज़मीन की बात की है, पहली बात तो उनको ये सोचना चाहिए था कि जब कुंभ जैसा महापर्व हो रहा है तो ज़मीन किसकी है किसकी नहीं है, ये इस वक्त सवाल खड़ा नहीं होना चाहिए था। एक धार्मिक काम है, उसको अच्छी तरीके से होते रहना चाहिए था और जो सहयोग बनता वो करते। तो आपको गुस्सा आ रहा है कि नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ ना, जैसे आपको गुस्सा आया था संभल में, मुझे ऐसा गुस्सा नहीं दिख रहा है आज। देखिए, उस दिन तो आपने बड़ी बड़ी बातें कही थी, आज नहीं आ रहा। हमारे गुस्सा होने से अगर मसला हल हो जाए तो मैं भी यहाँ गुस्सा हो जाऊंगा और अभी मचलना शुरू कर दूंगा। मैं क्या करेंगे? मचलना शुरू कर दूंगा मैं अभी, अगर मेरे गुस्सा होने से कुछ मचलिएगा, ठीक है ना। हाँ। दूसरा, योगी आदित्यनाथ जी एक संवैधानिक पद पर हैं। हाँ। वक्फ बोर्ड की एक हैसियत है कानूनी हिंदुस्तान में, उसको आप भूमाफिया नहीं कह सकते। भूमाफिया नहीं कह सकते आप उसको। अगर कोई कब्जा करे तो उसे भूमाफिया नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अब आप सुनिए मौलाना अंसार रजा, मैं आपको सुनाती हूँ कहाँ कहाँ वक्फ बोर्ड का दावा है। चलाना शुरू कीजिए। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के 1500 साल पुराने मंदिर सहित पूरे गांव पर दावा ठोक दिया। सूरत नगर निगम की बिल्डिंग नहीं छोड़ी, बिल्डिंग पर दावा ठोक दिया। तमिलनाडु का ये जो मंदिर है वो हम बता रहे, बदरुद्दीन अजमल ने तो संसद और दिल्ली एयरपोर्ट को वक्फ की जमीन बता दिया है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि प्रयागराज में जहां महाकुंभ मेला आयोजित हो रहा है वहां 54 बीघा जमीन वक्फ बोर्ड की है। असदुद्दीन अवैसी ने दावा किया कि जहां संभल पुलिस चौकी बन रही वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। वक्फ बोर्ड ने दिल्ली के 6 मंदिरों पर, एक एक करके हम दिखा रहे हैं, दावा ठोकना शुरू कर दिया है। 6 मंदिरों पर, पूजा के स्थल पर। गुजरात वक्फ बोर्ड ने द्वारका में बेट द्वारका के 2 द्वीपों पर भी दावा। अब ये भूमाफिया नहीं है तो क्या है, इसका आप जवाब दीजिए। अब सुनिए, इसके बाद मारेंगे। इसके बाद अगर कहीं आपने दावा किया है, फिर अगर मगर, अरे सुन तो लीजिए। हाँ। चाहे पार्लियामेंट की बात कही हो, चाहे कुंभ की बात कही हो, इनसे खबर चलाने से पहले इनसे कहना चाहिए था कागज है तुम्हारे पास, या खाली लाइमलाइट में आकर के ये बात करके हिंदू मुसलमानों में स्वाद बिगाड़ रहे हो। चाहे वो ओवैसी हो, चाहे शहाबुद्दीन, कौन है ये मैं तो जानता भी नहीं हूं इनको, कौन है ये आदमी।
इनको ये दरगाह से वक्फ बोर्ड को तो जानते हैं ना, वक्फ बोर्ड की बिल्कुल, तरफ से जो दायरे में वक्फ हुए हैं वो बता रहे हैं। बदरुद्दीन अजमल ने जिस दिन पार्लियामेंट की बात की थी, सबसे पहले मैंने कहा था भाई क्यों तुमने ये बात कही, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? अच्छा, तो क्या बोले आपको? जी, आप जब पूछे तो क्या बोले? अरे जब आपके सवाल का जवाब नहीं देते तो मेरे सवाल का क्या जवाब देंगे वो? तो मैं आप लोगों से, मैं हिंदुस्तान के लोगों से कहना चाहता हूं, मेरे देशवासियों, हम ये कहते हैं वक्फ की जहां जमीन है कानून के हिसाब से ठीक है, आप काम कीजिए। ठीक। भाटी हमें साहब, कोई एतराज नहीं। उससे पहले एक बार मैं एडवोकेट साहब के पास आना चाहती हूँ, उसके बाद से मैं चाह रही हूँ कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने हो। गौरव भाटिया पहुंचे नहीं है। एडवोकेट साहब, ये जो इस तरह के दावे होते हैं, इस मतलब इसका क्या फिर तो वक्फ बिल में संशोधन सही काम हो रहा है ना? इस तरह से जो अंधाधुंध कहीं कहीं पर दावा ठोका जा रहा है, तो भूमाफिया कहने में क्या गलत है? वैसे आपने अपने इनिशियल रिमार्क्स में वो बात बोल ही थी कि ये वक्फ बिल को वजह से तो नहीं हो रहा है, ये सारी भूमिका जो बनाई जा रही है, ये वक्फ बिल जो लाया जा रहा है, वक्फ अमेंडमेंट बिल, उसी के लिए भूमिका बनाई जा रही है। दरअसल लेके अगर आप रियलिटी चेक करेंगी, जो आप कह रही दावा ठोकना एक अलग चीज होती है, लेकिन वक्फ जितने भी हैं, वक्फ प्रॉपर्टीज जितनी भी हैं, वो सारी गैजेट नोटिफिकेशन के अंदर होती हैं। सरकारें खुद ये बात एक्सेप्ट और स्वीकार करती हैं कि ये जमीन वक्फ की है, तब उसका गैजेट नोटिफिकेशन निकलता है। जो भी लैंड्स हैं इस वक्त वक्फ के पास, वो सारी की सारी सरकार ने दी हैं, सरकार ने स्वीकार करी है, तब वो वक्फ के अंदर आए। सबसे पहले वक्फ एक्ट कब बना था? 1954 के अंदर, और वो सर्वेयर कमिश्नर बनाए गए थे। कौन? अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में अपॉइंट किए थे। गवर्नमेंट ने उन सर्वेयर से कहा कि आप बताएं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज वक्फ की हैं। फिर उसका गैजेट नोटिफिकेशन निकाला गया, फिर उसके बाद बताया गया कि ये, उसमें भी ये है इशू कि जिन प्रॉपर्टीज को वक्फ को सरकार ने स्वीकार कर लिया, उस पर भी विश्व हिंदू परिषद ने और कुछ लोगों ने पहले ही दावा ठोक दिया कि ये वक्फ की नहीं है। 1970 की बात कर रहा हूँ, 1970 से 1971 में सबसे पहला केस दर्ज आपको पता है वक्फ की प्रॉपर्टी पूरी कितनी है, उसका नेट वैल्यू कितना है? नेट वैल्यू ऐसे होती है, मैं बता दूं आपको। नेट वैल्यू इसलिए होती है क्योंकि भाई दिल्ली की जामा मस्जिद कितनी बड़ी है, दिल्ली की फतेहपुरी मस्जिद कितनी बड़ी है, क्या उसका कोई कमर्शियल यूज होगा? इसीलिए ग्राफिक्स चला दिया। रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा, आप रुकिए एक सेकंड, नहीं मैं बोलूंगी, रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वक्फ की है। कुल 8.7 लाख प्रॉपर्टी वक्फ की है। 9.4 लाख एकड़ में फैली हुई ये जमीन है। 5 सिंगापुर, एक सेकंड सर, जब मैं बोल रही हूँ तो थोड़ा सा मतलब इंतजार कीजिए अपनी बारी का। आप बोल रहे थे, हाँ, तो मैं आपको मौका दूंगी, मौका दूंगी, रुक जाइए। 5 सिंगापुर, 5 बहरीन, 12 मालदीव्स के बराबर जमीन है वक्फ के बाद। आर्मी और सेना के बाद सबसे ज्यादा जमीन है। रुक जाइए, 50 से ज्यादा देशों का क्षेत्रफल वक्फ बोर्ड की संपत्ति से कम है। 1 गोवा के बराबर, 3 दिल्ली के बराबर, ये सारा एडिशन कर लीजिए, 33 चंडीगढ़ के बराबर, 10 पुडुचेरी के बराबर है। अब सवाल ये उठ रहा है कि वक्फ बोर्ड की 8.7 लाख से ज्यादा संपत्तियां हैं। इतनी तेजी से ये जो संपत्ति फैली है, इसको लेकर प्रश्न पूछा जा रहा है, इस पर जवाब। फैली नहीं है मैडम, कहाँ की बात कर रहे हैं आप? फिर आपने मिसकोट कर दिया आधी बातें। तमिलनाडु के अंदर कितनी वो हैं? मैं अगर काउंटर इसका क्वेश्चन कर दूं आपसे कि तमिलनाडु के अंदर कितने मंदिरों की जमीन है, 9 लाख तो खाली वहीं पर ही है। तो वो तो चूंकि वो आंकड़ा सरकार ने लाए नहीं, इसलिए वक्फ बोर्ड को बोल दिया गया कि थर्ड ओनिंग एजेंसी है दिल्ली वक्फ बोर्ड। दरअसल के उसकी सारी प्रॉपर्टीज कौन सी है? कब्रिस्तान है, कौन सी हैं? ईदगाहें हैं, कौन सी हैं? मसाजिद हैं, कौन सी हैं? मज़ारें हैं, दरगाहें हैं, ये सारी वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं। तो ये इसको इस तरीके से पेश कर देना कि ये तो भाई प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज सिर्फ और सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज हो रही है, किसी का कोई कमर्शियल यूज नहीं हो रहा है। संभल पर भी उन्होंने बोला है, इनकी जो बात है वो अपनी जगह पर है कि अल्टीमेटली दावा कोई भी ठोक दे, जब तक ठोक बजा के उसको देख नहीं लिया जाता है, वक्फ की प्रॉपर्टी ऐसे बनती नहीं है। और तमाम ऐसे मुसलमान हैं जो वक्फ को अपनी जमीन देते हैं। जैसे सूरत में एक बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट ही किसी ने ज़कात में दे दिया, मतलब उन्होंने वक्फ बोर्ड को दान में दे दिया। ऐसे में भू माफिया सबको कह देना कहाँ तक सही है? और संभल की खुदाई, अब देखिए इस पर तो कोर्ट में मामला चल रहा है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट चल रहा है, दोनों पर आपका जवाब। देखिए, सच्चाई बड़ी कड़वी होती है, और जब जब मुस्लिम और वक्फ का मामला आता है तो सबको सच्चाई एक तरफ दिखती है। इस देश के 1950 के बाद वक्फ के नाम पर लाखों बीघा ज़मीन वक्फ वालों ने वक्फ के नाम पर, झूठे वक्फ के नाम पर कब्जा किया है, और इसके एक नहीं हजारों एग्जाम्पल हैं। और जो अभी भाई साहब कह रहे थे, रुक जाइए, बीच मत हो जाइए, मैं बीच बिल्कुल नहीं बोला।
जो अभी भाई साहब बोल रहे थे हाँ, थोड़ा सा माइक और पास कर लीजिए सर कि जी। वक्फ जो है सब नोटिफाइड होती है, मैं कहता हूँ कि बिल्कुल गलत कह रहे हैं। अगर ऐसा कहते हैं तो आज जो संभल में जो आप क्लेम कर रहे हैं 1920 के एक किसी एग्रीमेंट के ऊपर या डीड के ऊपर, तो भैया क्या बता दीजिए वो रजिस्टर्ड है कहीं? वक्फ के नाम पर दिल्ली से लेके कई जगह कितनी मंदिरों को, पब्लिक प्रॉपर्टी को लगातार कब्जा करते चले जा रहे हैं। आप देख लीजिए, आए दिन कहीं सड़क पर बीचों बीच मजार बन जाती है, रेलवे पुल पर मजार बन जाती है और सब वक्त प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो जाती है। थोड़ा सा तो ये जो misconception मनमाना कर रहे हैं, वो क्लियर करना। जो पूरा करने मैं दीजिए, आपकी पूरा करना, हाँ पूरा कीजिए सर, पूरा कीजिए आप। जो मनमाना चल रहा है हाँ। इस मनमाने पर रोक लगनी चाहिए। और देश की जनता अब जाग चुकी है और जिस तरह से वक्फ के नाम पर आप प्रॉपर्टी हथियाते चले जा रहे हैं, पूरी की पूरी मंदिर, पब्लिक लैंड सब कब्जा कर लिया। मैं आपको रिकॉर्डेड चीज़ बता रहा हूँ, वहाँ पर प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद पार्क है, जहाँ थोड़ा संक्षिप्त में बोलना होगा सर, जल्दी से जी। जहाँ शहीद चंद्रशेखर जी हाँ। की आहुति हुई थी, वहाँ पर आपने मजार बना दी, वहाँ मस्जिद बना रहे थे, ठीक है। तो कोर्ट के आदेश सब टूटी, ठीक सब कब्जा की हटावा से। एक काउंटर बात जो इसमें मैम, पहले एडवोकेट वक्त साहब की सुनिए ना, परिभाषा, सुनिए ना, परिभाषा, वक्त की परिभाषा भी परिभाषा बताइएगा, बता दो, सवाल तो सुनिएगा ना। ठीक है। एएसआई की प्रॉपर्टी है ये मस्जिद जो हम दिखा रहे हैं, संभल वाली दिखाइए, एएसआई की प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रिजर्व प्रॉपर्टी है। एक तो एएसआई के ही सर्वेयर्स को जाने में दिक्कत होती है। पूरी रेलिंग आप देखिए, एएसआई की प्रॉपर्टी में रेलिंग कैसे लग गई आप बताइए, किसने लगा दी? तो ये तो एएसआई से पूछना चाहिए ना, क्योंकि एएसआई के लोग अब इसीलिए सर्वे करने गए तो पत्थरबाजी हो गई। भाई एएसआई जिस वक्त, तो एएसआई सो रहा था उस वक्त जब वहां पर रेलिंग लग रही थी। और हिंदुस्तान की तमाम मसाजिद में से अगर आप गिनेंगी, ज्यादातर मसाजिद जो हैं वो एएसआई के अंदर आती हैं, और एएसआई की वजह से तो बहुत सारी मसाजिद बंद हैं। आपकी चले जाइए, मोती मस्जिद लाल किला के अंदर बंद है, वो भी तो वक्त की प्रॉपर्टी है। ठीक है। लेकिन मैम प्लीज जल्दी जल्दी, अरे भाषण थोड़ी ऐसा जल्दी जल्दी बोलना, बाकी लोग बाकी दोनों भी इंतजार कर रहे हैं। जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। मैं यहाँ आया हूँ पॉइंट रखने के लिए, तो प्लीज आप मुझे जल्दी बोलिए। वक्फ का मकसद होता है कि लोगों की भलाई के लिए जमीन को वक्फ करना, और जितनी भी जमीनें वक्फ की गई हैं वो इंडिविजुअल्स ने अपने, जिनकी जमीनें थी उन्होंने कहा मेरे मरने के बाद ये जनता के लिए या जनहित के लिए एकदम गलत है। सेवा में लगा तो दी ये लोग जो जाएगी। सूरत की बिल्डिंग पे दावा ठोक देते हैं, एमसीडी की मतलब म्युनिसिपल की और बिल्डिंग, वो क्या है? बस एक आखिरी बात बोल के मैं, क्योंकि आप कह रही हैं आपको जवाब बड़ा वो दीजिएगा। लगा कि जिसने लूटा था उसको सलामी मिली, हम लूटे हमको मुल्जिम बताया गया। वक्फ बोर्ड की ज्यादातर प्रॉपर्टीज तो दूसरों ने कब्जा कर ली हैं। अगर मैं नाम लूं तो वक्फ, हिंदुस्तान का क्या पूरी दुनिया का सबसे महंगा घर किसकी जमीन पे बना हुआ है? ऑन रिकॉर्ड है ये, महाराष्ट्र में मुंबई के अंदर ऑन रिकॉर्ड है। किसकी जमीन पे बना हुआ है वो? आप किसका घर बताइए। कौन सा, आप बताइए जरा, हम लोग को बताऊंगा, हमें तो नहीं पता। अंतिलिया ऑन रिकॉर्ड है ये, ऑन रिकॉर्ड है ये। अंतिलिया जो है वक्फ बोर्ड की जमीन पे, उसका क्या किया गया? कंपनसेशन दे दिया गया कि हम इसके बदले कहीं और देंगे। 10 लाख रुपए की स्क्वायर फीट की जमीन, आप 1000 रुपए स्क्वायर फीट की जमीन कहीं और दे रहे हैं। ये कौन सा लॉजिक हुआ? जवाब दीजिए मौलाना अंसारी साहब। देखिए, अभी जैन साहब ने बहुत अच्छी बात कही। मैं जैन साहब से गुजारिश करूंगा कि आप बहुत अच्छे वकील हैं, आपको सब कुछ पता है किस किस मस्जिद के नीचे मंदिर है, तो मुझे आप 5 जगह बता दीजिए जहां वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया हो, गवर्नमेंट को पता ना हो, वो आप मुझे अभी गिनवा दीजिए। 5 जगह। मैं आपको 10 जगह बता सर 5 जगह बता दीजिए पूरी ना, लिस्ट सब मेरे- लोगों को बता दीजिए ना। मेरे पास पूरी लिस्ट रखी हुई है। तो दे दीजिए ना सर। आप कहते तो मैं ले जाता। दे दीजिए ना सर। पूरी लिस्ट रखी हुई है। भ्रम फैलाने से क्या मतलब? भ्रम नहीं फैला रहा हूँ, पूरी लिस्ट रखी हुई है। तो दे दीजिए ना सर। जहाँ की जहां गवर्नमेंट ने कब्जा किया गया हो, वक्फ कब्जा बोर्ड किया वालों गया ने, है उसकी जिल्लत से। जहां वक्फ बोर्ड वालों ने कब्जा किया हो, वक्फ बोर्ड वालों ने सर कब्जा देख किया लीजिए। है। आप बिल्कुल। बुजुर्ग हैं, मैं इज्जत करता हूं आपकी। मैं भी आपकी इज्जत कर रहा हूँ। हाँ, और आप मुझे 5 जगह आप बता दीजिए एक जहां दिन- वक्फ बोर्ड ने जबरदस्ती कब्जा एक दिन किया टाइम हो। रखिए, जो जगह ना मैं हो वो बताई हो, पूरी लिस्ट आपको दिखा दूंगा। कागजों के साथ। नहीं अभी पूरी दीजिए ना लिस्ट सर। दिखा माइक आपको थोड़ा लेके पास आना- कीजिए सर। पूरी लेके लिस्ट आना आपको चाहिए था दिखा सर, दूंगा। आपको लेके आना मैं चाहिए आपको था। पूरी ये आज का विषय नहीं था। नहीं, आज आज का भी विषय- वक्फ वही बोर्ड का विषय था, सर। विषय था। आपको बताया गया चलिए था कि ठीक, ये विषय है। उनको संभल पता था, इसीलिए उस पर। भाटी साहब, मुझे लगता है कि गौरव जी का इंतजार हम लोग कर रहे हैं, कितनी देर आप रुकिएगा? तो अब आप माइक उठाइए। आज ऐसी बात मुख्यमंत्री public योगी domain में ले आदित्यनाथ आना ने भी ये भी बड़ी कहा अजीब बात है ना। कि आप लोग जाति के आधार पर लोगों को बांटना चाहते हैं। अगर इतिहास में कुछ गलत हुआ है तो उसका सच जनता के सामने आना चाहिए। सर्वे में क्या दिक्कत है? सर्वे में क्या दिक्कत है? नहीं, मुझे तो ये नूरा कुश्ती लग रही है। एक तरफ कुछ लोग हैं जो मंदिरों मस्जिदों पर दावा कर रहे हैं, मस्जिदों में खुदाई कराना चाहते हैं कि इनके नीचे मंदिर निकलेंगे,
दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो मंदिरों पर दावा कर रहे हैं कि वक्फ की ज़मीन पर बने हुए हैं। कुछ लोगों का मकसद इस देश में हिंदू मुसलमान के मुद्दे को गरमाए रखना है और उसके पीछे उनका उद्देश्य ये है ताकि जनता की असली समस्याओं पर चर्चा ना हो, ताकि लोग ये ना पूछें कि अस्पतालों में दवाई क्यों नहीं है, मरीजों के लिए स्ट्रेचर क्यों नहीं है, एम्बुलेंस क्यों नहीं है, ताकि लोग ये ना पूछें कि स्कूलों में कॉलेजों में अध्यापक क्यों नहीं है, लाइब्रेरी में किताबें क्यों नहीं है, ताकि लोग ये ना पूछें कि बिजली समय पर क्यों नहीं आती, रेल समय पर क्यों नहीं चलती, भर्तियों में बेईमानी क्यों होती है। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती में सरासर बेईमानी हुई, हाईकोर्ट ने आदेश दिया। असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये लोग करना चाहते हैं और इनका ये भी पता नहीं है। कुछ दिन पहले, एक हफ्ता पहले, अजमेर शरीफ की दरगाह के खिलाफ कोर्ट में अपील डाली गई कि इसकी खुदाई कराई जाए। उसके एक सप्ताह बाद हमारे प्रधानमंत्री वहां चढ़ाने के लिए चादर भेज रहे हैं। तो ये मुझे इसलिए लगता है कि नूरा कुश्ती है। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं, किसी भी देश की समृद्धि के लिए, किसी भी देश को मजबूत करने के लिए, किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए उस देश के नागरिकों में प्यार, मोहब्बत और एकता होना बहुत जरूरी है। कृपया इस ताने बाने को नष्ट मत करिए। मैं कहना ये चाहता हूं कि हिंदू और मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई हूण, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले। ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए और छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। दोस्त मेरे मजहबी नगबात को मत छेड़िए। तो राजकुमार भाटी जी, ये बात आप अखिलेश यादव को क्यों नहीं समझाते हैं? क्योंकि आपका पहले सवाल तो सुनिए, सवाल तो सुनिए सर, सवाल तो सुनिएगा ना, कि ऐसे खाली जवाब दीजिएगा। अखिलेश यादव जी संभल जाना चाह रहे थे। अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि वहां पर नाइंसाफी हुई है, उनकी नजर में संभल बड़ा मुद्दा था। उन्होंने कहा ये लोग पूरे देश को खोद देंगे। अलग अलग वक्त पर देश की संसद में उन्होंने ये मुद्दा उठाया साहब, तो उनकी नजर में तो मुद्दा बड़ा था। आप कह रहे हैं कि ये मुद्दा है ही नहीं। अंजना जी, पहली बात तो अखिलेश यादव कभी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ाने की और नफरत की बात कभी नहीं करते हैं। हाँ। एकता के और अधिकार की बात करते हैं। ठीक है। दूसरी बात, गौरव जी आप लेट आए हैं, लेकिन आ जाइए, आप आ सकते हैं इधर से। वक्त ट्रिब्यूनल की बात करी है सर, सही कह रहे हैं। और अब मैं आता हूं जो राजनीति हो रही है, ओछी घटिया गंदी राजनीति। मैं सुन रहा था, कह रहे थे क्योंकि चाहते हैं हिंदू मुसलमान हो जाए। तो मैंने एक तस्वीर निकाली, ये देखिए, मौलाना अखिलेश जी की जब इनकी सरकार थी तो मुजफ्फरनगर में दंगे होते थे और आरोपी मौलाना था तो चार्टर प्लेन भेजते थे अखिलेश यादव, उसको बुलाते थे मुख्यमंत्री आवास। आज की डेट में जो माफिया है वो थर-थर कांपता है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। ये फर्क आया है। और एक बात और कह दूं, आखिरी बात। हाँ, आखिरी बात है। दो बातें थी, अगर आप इजाजत दे 20 सेकंड में। हाँ, हिंदू मुस्लिम ये होता है, ये समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो लेके आया हूं। क्या कहता है आपको मालूम है? 12वीं पास बच्चियां, 10वीं पास बच्चियां अगर मुसलमान हैं तो उनको वजीफा दिया जाएगा 30,000 रुपए। हिंदू सिख ईसाई को क्यों नहीं? वो हमारी बच्चियां नहीं है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं अगर हमारी बच्ची है, हिंदू सिख ईसाई नहीं देखेंगे, मुस्लिम नहीं देखेंगे, हर बच्ची को पढ़ने का हक है। ये फर्क आया हिंदू मुसलमान की राजनीति। आपको बोलना था, उसके बाद से भाटी जी जवाब दीजिएगा। उनको छोटा सा बहुत मोहब्बत से बर्दाश्त किया भाटिया साहब को। मैं एक लफ्ज में इनसे गुजारिश करूंगा, जुदा तो नहीं करेंगे ना? नहीं सर, नहीं सर, सर तन से जुदा ना करिए। नहीं सब गले लगाऊंगा आपको, और गले लगाऊंगा, जेब मत काट लेना मेरी गले लगते टाइम। ठीक है, अब सुनो आप मेरी बात। आपने एक तस्वीर दिखाई और उस तस्वीर को दिखते ही आपने मौलाना अखिलेश यादव कह दिया। मैं अखिलेश यादव का प्रवक्ता नहीं, लेकिन बात मुझे लगी। अगर मोदी जी ने चादर भेजी है तो मोदी जी को मौलाना नहीं कहोगे क्या? खाली अखिलेश ने टोपी लगा ली अफ्तार में तो मौलाना हो गए वो। दूसरी चीज, आपने कहा कि कानून ये है, हिंदुस्तान में अगर वक्फ का कानून बना है तो मुगलों ने थोड़ी बनाया, भारत सरकार ने बनाया है। आप संशोधन कीजिए, कौन मना कर रहा है उसमें? तो दूसरा, अब आप दिखाओगे मुजफ्फरनगर में ये हुआ, अरे जिस पर डिबेट उस पर तो आप बोलिए ना कि वक्फ बोर्ड पे अगर कोई बात हो रही तो किसने मना किया कि आप कानून मत बनाइए? आप बनाइए कानून, कौन मना कर रहा है आपको? आप कह रहे हैं संशोधन होना चाहिए। बिल्कुल कीजिए आप, ठीक है, जो जायज है। भाटी साहब एक पॉलिटिकल जवाब इसका दे दीजिए आप अपने। जो जायज है, जो समाजवादी पार्टी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का उन्होंने सीधा आरोप लगाया और ये भी कहा आज मुख्यमंत्री ने कि कुंभ का आयोजन